हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं फिर से आप सभी के लिए लेकर आ गया हूं छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास का वीडियो नंबर 2। इससे पहले जो हमने वीडियो नंबर 1 देखा था उसमें हम छत्तीसगढ़ के अंदर होने वाले जितने भी राजनीतिक घटनाएं थी 1885 से लेके 1915 तक जितनी भी महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना छत्तीसगढ़ के अंदर हुई थी उन सभी के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस देखा ताकि आप सभी का रिवीजन हो सके। उसी क्रम में आज ही हमारा वीडियो नंबर 2 है जिसमें हम 1916 से लेके 1920 तक होने वाली जितनी भी राजनीतिक घटना होंगी उनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आप सब जब एग्जाम क्लोज आए, ठीक है, तो उस समय आप इस वीडियो को दुगने स्पीड में देख के फटाफट एक बार रिवाइज कर लेना और एग्जाम में जरूर जाना। ऐसे सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एग्जाम में जाने से पहले हम सभी को रिविजन करके जाना चाहिए ताकि हम एक अलग ही तरह का कॉन्फिडेंट रहें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सीजीपीएससी प्रीलिम्स, मेंस या सीजी व्यापम द्वारा आयोजित किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप हमारे चैनल सीजीपीएससी एबीसीडी को जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है सीजीपीएससी एबीसीडी का, आप उसको भी ज्वाइन करना ना भूलें। हम वहाँ पे वीडियो का नोटिफिकेशन दे देते हैं, डिमांड करने पे हम वीडियो का पीडीएफ भी प्रोवाइड करते हैं और किसी भी तरह का अगर डाउट हो तो हम सभी मिलके वहां पे डाउट को भी शॉर्ट आउट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और बढ़ते हैं, देखते हैं कि 1916 में सबसे पहले क्या महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना हुई थी। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि 1916 में होने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी, छत्तीसगढ़ के अंदर भी हम आएंगे, पहले हम देशव्यापी जो महत्वपूर्ण घटना 1916 के अंदर हुआ था वो महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय होम रूल आंदोलन, होम रूल लीग की स्थापना। ये 1916 के अंदर होने वाली एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट घटना है जो कि एग्जाम में कई बार से यहाँ से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है कि होम रूल लीग की स्थापना कब हुआ था, तो 1916 में हुआ था। इसको याद रखिएगा। ठीक है, होम रूल लीग की स्थापना कब, 1916 में हुआ था। देखिए होम रूल लीग जो है, ये होम रूल लीग जो है ये आयरलैंड की जो सरकार थी वहां पे एक आंदोलन हुआ था। होम रूल वहां से इंस्पायर्ड रहता है और यहाँ पे होम रूल लीग के 2 ब्रांचेस जो है खोले जाते हैं। ठीक है, 2 ब्रांचेस की शुरुआत किया जाता है। एक जो है पूना के अंदर होता है और दूसरा जो है मद्रास के अंदर इसकी शुरुआत की जाती है होम रूल लीग की। तो जो पूना वाला है, ठीक है, ये इसकी शुरुआत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 28 अप्रैल 1916 को किया जाता है। ठीक है, याद रखना है 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग का स्थापना, होम रूल लीग की एक शाखा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा पूना में, महाराष्ट्र पूना जो है वहां पे शुरुआत किया गया था और एक दूसरा शाखा मद्रास के अंतर्गत सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा किया जाता है। एनी बेसेंट जो है आयरलैंड की मुख्य रूप से निवासी रहते हैं जो भारत में आके भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल रहती थी। ठीक है, ये जो होम रूल आंदोलन हुआ था 1916 का, इसमें छत्तीसगढ़ के कुल 99 सदस्य जो है सम्मिलित थे, जिसमें रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर से भी बहुत सारे लोग थे। रायपुर से अगर देखा जाए तो कुल 18 सदस्य जो इसमें थे। ठीक है, उसमें छत्तीसगढ़ से, रायपुर से थे, दुर्ग से 11 और बिलासपुर से 70 कैंडिडेट जो थे ये होम रूल लीग के सदस्य जो है छत्तीसगढ़ के रूप में थे। ठीक है, याद रखिएगा। तो एनी बेसेंट की ये जो शाखा है मद्रास वाली, इसमें उन्होंने मद्रास में इसकी शुरुआत किया था सितंबर 1916 के अंतर्गत और यहाँ पे उन्होंने सचिव किसको बनाया था, एग्जाम में कई बार से पूछा जाता है, तो आपको नाम याद रखना है, जॉर्ज अरुंडेल को। ठीक है, जो जॉर्ज अरुंडेल हैं उनको एनी बेसेंट ने सचिव बनाया था मद्रास वाली शाखा के लिए। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ के अंदर जो होम रूल का क्या प्रभाव पड़ा और छत्तीसगढ़ में क्या महत्वपूर्ण गतिविधियां रहा उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। देखिए होम रूल लीग की जो शुरुआत हुआ था ना, मुख्य रूप से भारत के अंतर्गत बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही शुरू किया गया था, कह सकते हो। और इसका उद्देश्य क्या था, क्या कारण था इसका शुरुआत करने के लिए, तो उद्देश्य के रूप में आप जरूर याद रखिएगा, स्वशासन प्राप्ति के लिए। ठीक है, स्वशासन प्राप्ति के लिए इस होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1916 के अंदर। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि ये होम रूल लीग जो है उसका क्षेत्रीय शाखा का स्थापना होता है छत्तीसगढ़ के अंदर भी, तो उसमें क्या महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई थी। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ में होम रूल लीग की जो क्षेत्रीय शाखा थी उसकी स्थापना 1916 के अंदर हुआ था, जिसका मुख्यालय रायपुर के अंतर्गत हुआ था। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ के अंदर जो होम रूल लीग की जो क्षेत्रीय शाखा की स्थापना हुआ था वो था बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, जो बाल गंगाधर तिलक वाला जो
शाखा थी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक की जो शाखा थी, वो शाखा का भी प्रभाव, उस शाखा का ही क्षेत्रीय शाखा इधर छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिलता है। मतलब ये कह लीजिए कि तिलकवादी जो शाखा थी होम रूल का, उसका छत्तीसगढ़ में प्रभाव रहता है। और इसके बाद ये जो होम रूल लीग का जो क्षेत्रीय शाखा का स्थापना रायपुर के अंदर हुआ छत्तीसगढ़ के अंदर 1917 में, उसमें कई सारे नेतृत्वकर्ता देखने को मिलते हैं। आप सभी को नाम भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में सीजीपीएससी के प्रीलिम्स में आपने नाम पूछ लिया जाता है कि रायपुर से कौन थे, बिलासपुर से कौन थे, दुर्ग से कौन से, राजनांदगांव से कौन थे। ठीक है, तो एक बार अगर इन नामों को अगर आप याद कर लेते हैं तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं होता, क्योंकि उन क्षेत्रों में उन्हीं का ज्यादातर जो है नाम देखने को मिलता है। रायपुर में जाएंगे तो नेतृत्व करने वाले जो थे होम रूल लीग का, वो पंडित रविशंकर शुक्ल, मूलचंद बागड़ी, लक्ष्मण राव और माधवराव सप्रे थे। वहीं बिलासपुर के अंदर ई राघवेंद्र राव, गजाधर साव, मुन्नीलाल स्वामी, गोविंद प्रसाद तिवारी और अंबिका प्रसाद वर्मा थे। दुर्ग के अंदर जाएंगे तो एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व याद रखिए, घनश्याम सिंह गुप्त, जो हर जगह जो है दुर्ग की जब भी बात आएगी तो इनका नाम आपको याद रखना है, ये कहीं ना कहीं एक्टिव रहते हैं। राजनांदगांव में जाएंगे तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नाम आपको याद रखना। तो ये सभी सदस्य जो थे छत्तीसगढ़ में जो होम रूल लीग की जो क्षेत्रीय शाखा थी उसके नेतृत्वकर्ताओं में से थे, आप सभी को याद रखना। ठीक है, तो ये 1917 में जो देशव्यापी जो होम रूल है उसका स्थापना 1916 के अंदर होगा। रायपुर के अंदर या फिर छत्तीसगढ़ के अंदर जो क्षेत्रीय शाखा होगा होम रूल लीग का, उसका 1917 में स्थापना होगा। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इवेंट जो है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वह होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन कब होता है। 17 में तो होम रूल लीग का क्षेत्रीय शाखा का स्थापना हो गया। 18 की जब बात आएगा 1918 में, एक वर्ष बाद होम रूल लीग का क्षेत्रीय शाखा का सम्मेलन होता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, सीजीपीएससी जो है ना, एडीएस 2017 में पूछा जा चुका है, 2015-17 में भी यहाँ से प्रश्न जो है बनाए जाते हैं हमेशा। देखिए यहाँ पे क्या था कि होम रूल लीग के प्रचार के लिए जनवरी 1918 में, यहाँ पे जो इवेंट है याद रखिएगा 1918 का एक घटना है। ऐसा माना जाता है कि होम रूल लीग के प्रचार प्रसार के लिए जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे वो लखनऊ से कलकत्ता जा रहे थे। ठीक है, वो लखनऊ से कहाँ जा रहे थे, कोलकाता जा रहे थे। तो इसी बीच में हमारा रायपुर भी पड़ता है। ठीक है, रायपुर पड़ता है, दुर्ग पड़ता है, बिलासपुर पड़ता है। तो यहाँ पर भी वो आम जनता को संबोधित करते हुए ही गए थे। कई जगह ऐसा देखने को मिलता है, कई जगह ये भी सुनने को मिलता है कि वो रायपुर में थोड़े समय मात्र के लिए आते हैं और वापस निकल जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा 1918 की घटना। और उसी समय होम रूल लीग का क्षेत्रीय सम्मेलन 1918 में भी होता है और उसकी अध्यक्षता पंडित रविशंकर शुक्ल जी के द्वारा किया जाता है। इसके बाद हम आगे देखते हैं अगला इवेंट क्या है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में छत्तीसगढ़ का क्या प्रतिनिधित्व था, वो देखते हैं। ठीक है, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व पहली बार 26 जनवरी 1918 के अंदर देखा। सदस्यता तो पहले से ही है, ठीक है, याद रखिएगा, लेकिन जब प्रतिनिधित्व की बात करिएगा तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व 26 जनवरी 1918 को जब दिल्ली में हुआ था, ठीक है, वहां पे अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था, पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। वहां पे हमारे कह लीजिए कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में मध्य प्रांत का, क्योंकि हमारा जो छत्तीसगढ़ था वो मध्य प्रांत का ही उस समय हिस्सा था, तो कह लीजिए कि मध्य प्रांत के कुल 12 सदस्य जो है इसमें शामिल हुए थे, जिसमें छत्तीसगढ़ के जो ई राघवेंद्र राव हैं, ये कहां से, ई राघवेंद्र राव जो है बिलासपुर क्षेत्र से एक्टिव जो है सदस्य देखने को मिलते हैं, और बैरिस्टर CM ठक्कर। ठीक है, ये दोनों सदस्यों का नाम याद रखना है। छत्तीसगढ़ से सदस्य कौन कौन थे, ई राघवेंद्र राव और बैरिस्टर CM ठक्कर जो है उनमें सदस्य के रूप में शामिल थे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का, याद रखिएगा। ठीक है, ये कब की, 1918 की बात होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1918-19 के अंदर ही कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और होती हैं जिनके बारे में आप सभी को याद रखना चाहिए। ये है राजनीतिक सम्मेलन की बात। ठीक है, राजनीतिक सम्मेलन होता है 1918 में एक बार और एक बार 1919 में होता है। ये कहाँ, तो धमतरी तहसील में ये राजनीतिक सम्मेलन होता है। ठीक है, प्रथम सम्मेलन जो इसका होता है 17-18 मई 1918 को होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, वामन राव लाखे के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे शामिल अन्य सदस्यों में पंडित सुंदरलाल शर्मा थे, नारायण राव मेधावाले थे, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव थे। ठीक है, प्रथम वाले में। इसके बाद जब धमतरी के अंदर ही द्वितीय राजनीतिक सम्मेलन होता है, दूसरा वाला धमतरी के अंदर ही हो रहा है, मई 1919 में हो रहा है, जिसकी अध्यक्षता दादा साहब खापर्डे के द्वारा किया जाता है, और अन्य शामिल सदस्यों में पंडित रविशंकर शुक्ल, घनश्याम सिंह गुप्त, वामन राव लाखे, बैरिस्टर छेदीलाल, रामदयाल तिवारी और ई राघवेंद्र इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा।
तो ये घटना से भी कई बार से प्रश्न पूछा जाता है कि धमतरी के अंदर जो 1918 1919 में जो राजनीतिक सम्मेलन हुए, पहले में कौन अध्यक्ष थे, दूसरे में कौन अध्यक्ष थे, या फिर कई बार से उनमें शामिल सदस्यों के बारे में भी क्वेश्चंस बना के पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे जो अगला इवेंट है हमारा जनेऊ कार्यक्रम, वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, बहुत लंबा क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाता है, वन लाइनर टाइप से पूछ दिया जाता है कि ये जो जनेऊ कार्यक्रम है वो कब हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, सहयोगी कौन कौन थे, ऐसे प्रश्न जो है यहां से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि ये जो जनेऊ कार्यक्रम हुआ था 1918 के अंतर्गत हुआ था, जिसका नेतृत्व पंडित सुंदरलाल शर्मा जी के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और उनके सहयोगी के रूप में छविलाल चौबे थे, ठाकुर प्यारे लाल सिंह थे, घनश्याम सिंह गुप्त भी इसमें थे। इस आंदोलन में क्या हुआ था, जो छविलाल चौबे आप जो देख रहे हैं, ठीक है, ये अस्पृश्यता के विरोध में, ठीक है, अस्पृश्यता के विरोध में 21 दिन का, ठीक है, अस्पृश्यता के विरोध में 21 दिनों का उपवास रखते हैं। याद रखिएगा 21 दिन का उपवास रखा था कौन, छविलाल चौबे। तो एक प्रश्न आपसे यहां से बनाया जा सकता है कि 1918 में जनेऊ कार्यक्रम के दौरान कौन से ऐसे व्यक्तित्व थे जिन्होंने अस्पृश्यता के विरोध में 21 दिनों का उपवास रखा था। तो आपको नाम याद होना चाहिए डायरेक्ट, छविलाल चौबे। ठीक है, अब जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक इवेंट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि रॉलेट एक्ट 1919। ठीक है, ये इंडियन जीएस वाले पोर्शन से भी यहाँ से प्रश्न अच्छा खासा बनता है, साथ ही साथ सीजी वाले में क्या इसका महत्वपूर्ण योगदान था छत्तीसगढ़ के अंतर्गत रॉलेट एक्ट का, क्या यहाँ पे विरोध प्रदर्शन था, ये सारा चीज प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि ये जो रॉलेट एक्ट था, ठीक है, ये रॉलेट एक्ट इसको लागू कब किया गया था, तो 19 मार्च 1919 को। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे पहला चीज तो ये हो गया कि रॉलेट एक्ट को लागू किया गया था 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। और ये एक्ट का प्रभाव स्वरूप क्या देखने को मिलता है कि एक ऐसा एक्ट था, एक ऐसा अधिनियम था जिसमें केवल संदेह मात्र से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था और उस पर मुकदमा चलाया जा सकता था। और क्या, गिरफ्तार तो किया ही जा सकता था, साथ ही साथ उस व्यक्ति को किसी भी तरह का अधिकार भी नहीं था कि वो अपने गिरफ्तारी के विरुद्ध में कोई अपील कर सके, ना ही कोई वो दलील कर सकता था और ना ही कोई वकील कर सकता था वो अपने बचाव के लिए। इसीलिए इसका जो है खुलकर विरोध किया जाता है और गांधी जी जो है इनका विरोध करते हैं। ठीक है, महात्मा गांधी जी के द्वारा विरोध किया जाता है 6 अप्रैल 1919 को, और वो देशव्यापी एक हड़ताल की आह्वान करते हैं। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को। फिर इसी के विरोध में जालियांवाला बाग हत्याकांड के जो है इसके बाद ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसके विरोध में ही वहां पे सभा का आयोजन किया जा रहा था सैफुद्दीन किचलू के गिरफ्तारी के लिए, तो वहीं पे जो है धनाधन गोलियां चला दिया गया था जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, तो वो तो डेट आपको याद होगा, 13 अप्रैल 1919, इस डेट के दिन ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो है रॉलेट एक्ट के बारे में हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इस रॉलेट एक्ट का छत्तीसगढ़ में क्या प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब जो छत्तीसगढ़ में रॉलेट एक्ट का कैसे विरोध हुआ 1919 के अंदर, हमको पता हो गया कि 1919 के अंदर ही रॉलेट एक्ट आया था, जो कि 19 मार्च 1919 को लागू किया गया था। अब रॉलेट एक्ट का विरोध देशव्यापी तो महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया ही था, उन्होंने हड़ताल शुरू कर ही दिया था 6 अप्रैल 1919 को, जिसके कारण छत्तीसगढ़ के अंदर भी विरोध देखने को मिलता है। रायपुर में कौन विरोध करने वाले जो महत्वपूर्ण नेतागण थे, उसमें माधवराव सप्रे थे, रविशंकर शुक्ल थे, महंत लक्ष्मी नारायण थे रायपुर के अंदर। बिलासपुर में जाएंगे तो ई राघवेंद्र राव, ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, वामन राव लाखे, शिव दुलारे मिश्र, ये बिलासपुर में विरोध करने वाले थे। यहाँ पे एक चीज ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो नॉर्मल स्कूल है बिलासपुर के अंदर, ठीक है, वहाँ पे गंगाधर गोपाल दीक्षित और रघुनंदन मिश्र, ये दोनों जो थे नॉर्मल स्कूल में अध्ययन करने का बहिष्कार करते हैं। और यहाँ पर एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि उस समय रायपुर रतनपुर वाला जो क्षेत्र था वहां पे बांध निर्माण का कार्य चल रहा था, तो इस रॉलेट एक्ट के विरोध में बांध निर्माण के कार्य को रोकने का अपील किया जाता है। किसके द्वारा अपील किया जाता है, ये भी नाम पूछा जाता है, तो याद रखिएगा पुरुषोत्तम दास। ठीक है, पुरुषोत्तम दास जो है इनके द्वारा जो है बांध निर्माण के कार्यक्रम को रोकने का आह्वान किया जाता है। इसके बाद ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के अंदर, ये डेट याद रखना है, 30 मार्च 1919, 30 मार्च 1919 को छत्तीसगढ़ में आम हड़ताल और काला दिवस मनाया जाता है। आम हड़ताल भी किया जाता है, साथ ही साथ
काला दिवस के रूप में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इसको मनाया जाता है। तो ये सारी घटनाएं रॉलेट एक्ट से संबंधित है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे की घटनाओं में हम देखेंगे। अगला क्या है, राजिम किसान मजदूर सभा। राजिम किसान मजदूर सभा, यहां से भी प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, ये राजिम किसान महासभा मजदूर सभा जो है, इसका आयोजन फरवरी 1920 में होता है राजिम के अंदर, और इसके जो अध्यक्ष चुने जाते हैं पंडित विष्णु दत्त शुक्ला। ठीक है, पंडित विष्णु दत्त शुक्ल जो है, इनको अध्यक्ष बनाया जाता है, और उनके सहयोगी थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित रविशंकर शुक्ल, माधवराव सप्रे। इन सभी को याद रखना है। एक्चुअली में क्या था कि ये सभा का आयोजन किया जाना इसीलिए फरवरी 1920 के फरवरी के आसपास ही माना जाता है, क्योंकि उस समय माघ का सीजन था और माघ का महीना था, और माघ पूर्णिमा में राजिम क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन किया जाता था। अब आयोजन में अच्छे खासे लोग आएंगे, जिससे कारण इस सभा का जो भी उद्देश्य रहा होगा वो पूर्ण हो पाएगा, क्योंकि वहां पे लोग जो थे सुनने के लिए भरपूर मात्रा में रहते। अब जो है अगला आने वाला है पॉइंट, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस के दृष्टि से, खिलाफत आंदोलन। ठीक है, खिलाफत आंदोलन से प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, आपको इंडियन लेवल पर भी पूछा जाता है और सीजी वाले पर भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो भी घटना था, जो भी कारण था, मैं सब कुछ बताऊंगा, ध्यान से सुनना है। और इस वीडियो को आप सेव करके जरूर रखिएगा, एक प्लेलिस्ट को ही सेव करके रखिएगा, ताकि एग्जाम में जाने से पूर्व एक बार रिविजन करके जाए। अब आता है खिलाफत आंदोलन की बात। खिलाफत आंदोलन होता कब है, 1920 के अंदर। कारण क्या था, इसको आप पहले ध्यान से समझ लेना है कि क्या ऐसा कारण होगा। आप सभी को पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 से 1918 के बीच में चलता है, और जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो ऑटोमन एम्पायर जो था, ठीक है, आपको नाम याद रखना है, ऑटोमन साम्राज्य या फिर ऑटोमन एम्पायर जो था, इसका, ठीक है, ऑटोमन एम्पायर का इसका जो सुल्तान होता था ना, ऑटोमन एम्पायर का जो सुल्तान होता था, जिसको खलीफा कहा जाता था, और ऐसा माना जाता था कि जो खलीफा है पूरे विश्व भर में जितने भी मुसलमान थे उन सब का हेड था, धर्मगुरु उनको माना जाता था। किसको, खलीफा को। क्योंकि जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध में जो मित्र राष्ट्र थे वो जीत जाते हैं, तो ये ऑटोमन साम्राज्य का जो साम्राज्य उसको समाप्त करके खलीफा के पद को ही समाप्त किया गया था, जिसकी वजह से जो मुसलमान थे उनको लगा कि ये तो हमारे साथ बहुत ही गलत हो गया। उसी कारण भारत में जितने भी भारतीय मुसलमान थे उन सभी ने मित्र राष्ट्रों का विरोध किया, खास करके ब्रिटेन का, और खलीफा का जो पद था उसका समर्थन किया कि खलीफा का पद जो है बने रहना चाहिए। बस इसी के लिए खिलाफत आंदोलन जो है चलाया जाता है। और बाद में आप सभी को याद होना चाहिए कि 1924 में ये खलीफा का जो खिलाफत आंदोलन था ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है, क्योंकि 1924 में ये जो ऑटोमन एम्पायर था उसका एक साम्राज्य में एक सुल्तान आता जिसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल। जैसे मुस्तफ़ा कमाल जो है वहाँ का सुल्तान बनता है, तो ये जो खलीफा का पद है उस पद को ही समाप्त कर देता है, जिसके कारण खिलाफत आंदोलन जो है ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है। अब यहाँ पे कहानी तो मैंने बता दिया कि खिलाफत आंदोलन हुआ क्या था। अब इसके के लिए क्या होता है कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया जाता है 17 मार्च 1920 को। मार्च 1920 एटलीस्ट याद रखिएगा, ठीक है। और पूरे देश में खिलाफत दिवस मनाया जाता है 17 अक्टूबर 1919 को। ये पूरे जो डेट मैं बता रहा हूँ इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं कि छत्तीसगढ़ में इसका क्या प्रभाव देखने को मिलता है। छत्तीसगढ़ के अंदर जाएंगे तो छत्तीसगढ़ में खिलाफत आंदोलन में छत्तीसगढ़ का क्या सहभागिता होता है। तो याद रखिए, पहली बात तो हमने ये देखा कि अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन 17 मार्च 1920 को हुआ। इस कमेटी के गठन के बाद एक राष्ट्रीय नेता थे जिनका नाम है असगर अली, ठीक है। असगर अली का छत्तीसगढ़ आगमन होता है और एक अच्छा उद्बोधन देते हैं। उसी समय महत्वपूर्ण कथन एक पंडित रविशंकर शुक्ल जी का याद रखना है। एग्जाम में पूछा जाता है कि हम लोग हिंदू और मुसलमान नहीं रहे, वरन हिंदुस्तानी बन गए हैं। ये कथन किसका है? तो पंडित रविशंकर शुक्ल जी का है। रायपुर में नेतृत्व किसने किया? तो पंडित रविशंकर शुक्ल, जो कि एक हिंदू नेता थे, और असगर अली ये एक मुस्लिम नेता थे, ठीक है। इन दोनों का साथ में आप सभी को एक पॉइंट और भी बता दूं कि हमने देखा कि खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर 1919 को खिलाफत दिवस मनाया गया। अब एक डेट और आप याद कर ले यहाँ पे, पहली बात तो फिर मैं यहाँ पे आता हूँ। बात आता है 23 नवंबर 1919 को। 23 नवंबर 1919 को जो जितने भी मतलब हिंदू और मुस्लिम जितने भी बड़े बड़े लीडर थे, उन सब का एक
संयुक्त कॉन्फ्रेंस होता है, संयुक्त एक सभा होता है, और उस सभा का अध्यक्षता किसको, महात्मा गांधी जी के द्वारा करा जाता है। ठीक है, महात्मा गांधी एक अवसर खोज रहे थे ताकि जो भी हिंदू मुस्लिम थे उनमें वापस से एकता बन जाए और हम एक साथ मिलकर अंग्रेजों का विरोध कर सकें और अपनी जो डिमांड्स हैं उनको पूरा कर सकें। ठीक है, तो ये जो खिलाफत आंदोलन था इसको महात्मा गांधी जी ने एक अवसर के रूप में देखा और हिंदू मुस्लिम एकता को बनाते हुए अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया था। उसी तरह से रायपुर के अंदर अगर आप आएंगे तो पंडित रविशंकर शुक्ल और असगर अली, इन दोनों नेताओं ने भी मिलकर हिंदू मुस्लिम एकता को प्रदर्शित करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ विरोध किया। ठीक है, बिलासपुर में अगर जाएंगे तो आपको 3 महत्वपूर्ण मुस्लिम लीडर्स का नाम याद रखना है, वजीर खां, अकबर खां और हकीम खां। इन तीनों ने बिलासपुर में स्थित खपरगंज स्कूल है वहां से खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। ठीक है, ये पूरी घटना आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा है जिला राजनीतिक सम्मेलन 1920। जिला राजनीतिक सम्मेलन 1920 एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा। 1920 की एक घटना है। ये जिला राजनीतिक जो सम्मेलन 1920 हुआ कहाँ था, तो रायपुर के अंदर हुआ था मार्च 1920 में। ठीक है, दुर्ग में भी 1920 में ही हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा 1920 में, और बिलासपुर के अंदर भी 11 मई 1920 को ही हुआ था। मतलब ये पूरा जिला राजनीतिक सम्मेलन 1920 में हुआ था। बिलासपुर को विशेष करके हाईलाइट करके मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे जो कि आपको एक याद रखना है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बिलासपुर में 11 मई 1920 को हुआ, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर BS मुंजे के द्वारा किया गया था। ठीक है, यहाँ पे इस सम्मेलन में, बिलासपुर वाले सम्मेलन में ई राघवेंद्र राव जो थे वो एक बहुत ही ओजस्वी भाषण देते हैं। साथ ही साथ उस भाषण के माध्यम से रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड भी उस समय 13 अप्रैल 1919 को हो चुका था, जिसका वो इस विरोध, ये दोनों घटनाक्रम का भरपूर विरोध करते हैं। उसी समय एक पॉइंट और याद रखना है कि गंगाधर गोपाल दीक्षित जो हैं वो नायब तहसीलदार की जो पद था उस पद से त्याग दे देते हैं, उस उपाधि से त्याग दे देते हैं। इसके बाद पंडित रघुनाथ मिश्र जो थे वो बिलासपुर का जो नॉर्मन स्कूल था उसमें अध्ययन कार्य को बहिष्कार करते हैं। तो ये था 1920 तक की घटना। तो हमने इस वीडियो के अंदर 1916 से लेके 1920 तक की जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं थी उसको मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया। 1920 में अभी भी बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं बची हुई हैं। इस वीडियो को मैं लेंदी नहीं करना चाहता था, इसलिए मैं इंक्लूड नहीं किया हूँ। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा 1920 से मैं आगे उसको बढ़ाऊंगा। 1920 के महत्वपूर्ण घटनाओं में अभी कंडेल नहर सत्याग्रह बचा हुआ है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में गांधी जी का प्रथम आगमन होता है, वो भी बचा हुआ है। फिर असहयोग आंदोलन का भी क्रियाक्रम जो है अभी वो भी बचा हुआ है। तो अभी 1920 की बहुत सारी घटनाएं जो है बची हुई हैं और थोड़े वो बड़े बड़े टॉपिक्स थे, इसलिए मैं इस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम 1920 से शुरू करेंगे। ये वीडियो सीरीज आप सभी को कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर आप अच्छे से कमेंट करेंगे मुझे लगेगा कि आप इंटरेस्ट ले रहे हैं, आपके लिए फायदेमंद है ये वीडियोस। तो इस वीडियो को मैं और भी बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगा। साथ ही साथ आप सभी को ये भी याद रखना है कि MCQ का प्रैक्टिस के लिए हम 500 महत्वपूर्ण MCQ का सीरीज चला रहे हैं, आप सभी जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते होंगे तो एक प्लेलिस्ट बना हुआ है 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट CGGS क्वेश्चन MCQ, उसको जाके जरूर देखिएगा, आपको बहुत मदद मिलेगा। चैनल में अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक भी करें, दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।